तो मैं थैंकफुल हूँ पारस के पूरे टीम का, स्पेशली डॉक्टर सुनील सिन्हा सर, डॉक्टर मनीष सर, डॉक्टर अंकुश सर, सबका कि इन्होंने इस बच्चे के डिजीज़ को केयरफुली स्टडी करके समझा और इस पर जो भी मैक्सिमम करेक्टिव एक्शन से लिया। और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी इसकी प्रॉब्लम है इसको मैं पारस का हेल्प मिलता रहे और उम्मीद है कि मिलता रहेगा। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पारस की टीम का, क्योंकि मेरा सामना ऑलमोस्ट मेडिकल फील्ड में जो 6 या 7 महीने का स्ट्रगल हुआ, ऑलमोस्ट मैंने सारे हॉस्पिटल विजिट किए इंक्लूडिंग एम्स। और एम्स का एपिसोड तो मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा हार्टफुल रहा। सब लोगों के माध्यम से एक बहुत ही रेयर केस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये बच्चा 9 महीने का है और ये एक बहुत ही रेयर डिजीज़ अनफॉर्चुनेटली है इसको भी कहते हैं एपर्ट सिंड्रोम। और ये एक प्रकार का क्रेनियोस्टेनोसिस है। अब क्रेनियोस्टेनोसिस में आपको समझा दूँ कि क्या होता है कि नॉर्मली जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो उसके स्कल की जो बोन्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं, और जब बड़ा होता है धीरे धीरे 1 से 1.5 साल के बीच में ये स्कल बोन्स फ्यूज़ होने लगती हैं। और जब फ्यूज़ होती हैं तो ये टाइम करीब 1.5 से पौने 2 साल का एज होता है बच्चे का। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। कभी कभी क्या होता है जैसे कि एपर्ट सिंड्रोम में या क्रेनियोस्टेनोसिस में कि ये जो स्कल की बोन्स होती हैं वो यूट्रस में ही फ्यूज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है स्कल की वो पूरी तरह से हो नहीं पाती, और जब बच्चा पैदा होता है तो फलस्वरूप उसका सर का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। तो जब सर का साइज छोटा होता है और आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं होती, तो जब ऐसा होता है तो वो फिर डायरेक्टली ब्रेन की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। तो जो कि ये इस बीमारी का सबसे बड़ा कहना चाहिए सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है या कॉम्प्लिकेशन है या प्रॉब्लम है। जब सर का साइज बढ़ता नहीं है तो ब्रेन की ग्रोथ भी नॉर्मल नहीं हो पाती, जिसके होने से बच्चे में ब्रेन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, आईक्यू लेवल है, वो कम होने लगता है। या उसमें साइज स्कल का कम होने की वजह से ब्रेन को इतनी जगह नहीं मिलती कि वो एक्सपेंड कर पाए, अपने को ग्रो कर पाए अपने को। तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है स्कल के अंदर और सारी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। तो इनको यही बीमारी थी और ये हमारे पास सबसे पहले आए, हमको दिखाया करीब 3 महीने पहले। तो हम लोगों ने देख के पहले डायग्नोज किया और सबसे पहले डायग्नोज करने के बाद फिर सर्जिकल प्लान बना। तो उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एपर्ट सिंड्रोम जो होता है इसमें केवल यही प्रॉब्लम नहीं होती कि ब्रेन की ग्रोथ या स्कल की बोन्स जो है फ्यूज हो जाए, यही एक अकेली प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके अलावा बॉडी में, शरीर में के कई हिस्से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम का मतलब कि जब शरीर के बहुत सारे हिस्से और भी इन्वॉल्व हों एक साथ किसी डिजीज में, तो उसको सिंड्रोम कहते हैं हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में। तो एपर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि एक तो ये स्कल की बोन्स फ्यूज हो जाती है, ब्रेन की ग्रोथ कम होने लगती है, इसके साथ साथ फेशियल फीचर्स डिफॉर्म होते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो। और मेजर डिफॉर्मेशन जो होता है वो ये होता है कि जो आईज हैं वो दूर दूर होती हैं, नाक का हिस्सा अंदर घुसा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है चीक बोन जिसको कहते हैं वो अंदर घुसी होती है, जो हार्ट पैलेट जो तलवा होता है मुंह का वो डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से बच्चे में बार बार जो सलावा है वो निगल के लंग में जाने लगता है और उससे बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने लगते हैं। बच्चे की ग्रोथ भी स्टंटेड रहती है, थोड़ी रहती है, बच्चे का आईक्यू लेवल कम होता है जन्म से ही। और इसके साथ जो एपर्ट में स्पेसिफिक जो खास बात होती है दूसरे शरीर के ऑर्गन्स में, उसमें जो उंगलियां हैं वो सब जुड़ी हुई होती है। जैसे इस बच्चे के तो ये देखते ही आप पहचान जाते हैं कि ये बच्चा एपर्ट सिंड्रोम से शायद अफेक्टेड है। तो इसको सिंडेक्टिली कहते हैं, जो दोनों हाथों की फिंगर्स एक साथ जुड़ जाए। इसके अलावा हार्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, और ये सब बातें इसलिए ज़रूरी होती हैं कि ये ध्यान रखना चाहिए ऑपरेशन से पहले कि ये सारी की सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज हो जाए, तभी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी ज़्यादा आई की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि प्रेशर होता है आई में तो आई साइट की भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम इन बच्चों में होती है। उसके ऊपर से जो
चैलेंज होता है सर्जरी में वो ये होता है कि इतना छोटा बच्चा होता है कि उस बच्चे की सर्जरी भी बहुत जटिल होती है, क्योंकि एक तो साइज छोटा होता है बच्चे का, और साइज ही नहीं, बच्चे के शरीर के दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि बेहोशी के अंदर प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का टास्क है ये, एक सिंगल टीम का टास्क नहीं है। तो उस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में कई तरह के डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये टोटल हमारी जो स्पेशलिस्ट जो इन्वॉल्व थे वो कई सारे स्पेशलिस्ट थे। टोटल 18 डॉक्टरों की टीम ने इस बच्चे के इलाज में अपना योगदान दिया और अपना प्लान बनाया। तो उसमें मुख्यतः जो है, एक तो न्यूरोसर्जन का काम होता है जो स्कल बोन्स को रिलीज करने का, उसके अलावा प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, उसके अलावा पीडियाट्रिशियंस होते हैं, बच्चों के डॉक्टर, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स होते हैं। तो ये सारे एक पूरी टीम का काम है जो कि हमारे पारस हॉस्पिटल में एक से एक अच्छे अपने पूरी टीम उपलब्ध है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस तरह के बच्चों में एक ही सर्जरी नहीं होती है। इन बच्चों को अनफॉर्चुनेटली रिपीटेड स्टेज सर्जरीज के अंडर में जाना पड़ता है। तो सबसे पहली जो सर्जरी होती है वो 6 से 9 महीने की एज पे होती है, जैसे मैंने बताया, और इस सर्जरी में स्कल की बोन्स को रिलीज करा जाता है और एक स्कल को एक नॉर्मल शेप देने की कोशिश करी जाती है। तो ये सर्जरी इस एज पे होती है, और उसके बाद कई तरह की सर्जरीज होती है, जैसे कि वो डिपेंड करता है कि बच्चे को क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स हैं। तो जैसा मैंने बताया, एपर्ट सिंड्रोम में फेशियल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसके बाद फिर फेशियल फीचर्स करेक्ट करे जाते हैं सर्जरी करके, और ये काम प्लास्टिक सर्जन करता है। ये करीब 5 से 6 साल की उम्र पे होता है जब फेशियल बोन्स पूरी तरह ग्रो कर जाती है। इसके पहले इस बच्चे में ये फिंगर्स भी जुड़ी हुई हैं दोनों हाथों की, तो ये इसको सिंडेक्टमी कहते हैं। तो अब जो दूसरी सर्जरी अभी होने जा रही है अगले महीने इसकी, वो फिंगर्स को रिलीज करने के लिए और इसके ग्राफ्टिंग करने के लिए हो रही है फिंगर्स की। तो ये प्लास्टिक सर्जन करते हैं, और तो ये कई बार 3 या 4 सर्जरीज बच्चे की होती हैं, तब जाके ये बच्चे नॉर्मल अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। स्क्रीनिंग की बात, इस तरह के किड्स में ये एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। ये एक तरह का जीन होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2, और उस जीन के म्यूटेशन से इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये जिस भी पेरेंट में होता है वो किड में पास हो सकता है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी होती है ये, यानी कि अगर 2 पेरेंट में से एक पेरेंट को भी ये जीन होता है तो उस बच्चे को इस तरह की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो अगर मान लीजिए हमको ये पता है पहले से कि किसी पेरेंट में ये जीन है, तो हम आगे की प्रोजेनी, आगे की किड्स में प्लान करके, स्क्रीन करके ये कर सकते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग उन पेरेंट्स को, कि अगर मान लीजिए जो फीटस में, जो सेकंड किड में इस तरह का जीन है, तो वो आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना करे। तो जेनेटिक काउंसलिंग एंड जेनेटिक स्क्रीनिंग इस तरह की बीमारियों में बहुत ही ज़रूरी है, और पेरेंट्स को एजुकेट भी करना पड़ता है कि आप प्रॉपर जेनेटिक स्क्रीनिंग कराइए अपने सेकंड किड के। तो अब ऐसे हर एक को तो हम स्क्रीन कर नहीं सकते हैं ये, क्योंकि ये तो वो ऐसी बात हो जाएगी कि बहुत बड़े चावल के भंडार में से एक सुई को ढूंढने जैसी बात होती है, और वो कॉस्ट इफेक्टिवली फीजिबिलिटी नहीं है। तो ज़्यादातर तो यही है कि जब आपको किसी पेरेंट को ऐसा किड है, तो उसमें फ्यूचर किड्स के लिए हम आपको ये स्क्रीनिंग का लाभ दे सकते हैं। या कोई प्रिकेरियस मैरिजेज होती हैं, जैसे सेम जर्म लाइन मैरिजेज जो होती हैं, फैमिलियल मैरिजेज जो होती हैं, उसमें भी इस तरह के जेनेटिक म्यूटेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वो हाई रिस्क होते हैं, उसको हम पहले से ही ढूंढ के हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनकी जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और तीसरा मैंने बताया, अल्ट्रासोनोग्राफी से, स्पेशली फर्स्ट लेवल अल्ट्रासाउंड से 20 हफ्ते के पहले जो होता है, उसमें आप इस तरह का, अगर मान लीजिए अल्ट्रासाउंड में सर का स्कल बोन्स का फ्यूजन हम देख लिया हमने अगर, तो हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के। अब अल्ट्रासाउंड तो होते हैं, एक्चुअली अल्ट्रासाउंड वो बहुत ही कहना चाहिए कि यूजर डिपेंडेंट होता है बेसिकली। ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो एक अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के हाथ में तो बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, और वो सब कुछ पकड़ लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं बाहर हुआ है, कहीं पेरिफेरी में हुआ है अल्ट्रासाउंड, तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो पिकअप नहीं कर पाते हैं। तो मैं रिकमेंड तो मैं यही करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि
फर्स्ट लेवल अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड होना चाहिए प्रेगनेंसी में, जिससे कि ये जितनी समस्याएं हैं जो इन यूट्रो हैं किड में वो पकड़ाई में आते हैं, उसका लाइफ स्पान कम हो सकता है। जहाँ तक न्यूरो सर्जरी का सवाल है, जहाँ तक ब्रेन का सवाल है, तो उससे लाइफ अगर मान लीजिए वही चीज़ इफेक्टेड है और केवल उंगलियां हैं जुड़ी हुई, तो नियर नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकती है। जो इन बच्चों को ये बताना ज़रूरी है, जो इन बच्चों को मेन समस्या होती है वो सोशल आइसोलेशन की समस्या होती है, स्पेशली वो बच्चे जो ऑपरेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये डिस्टिंक्टली आप इनको क्राउड से अलग देखते हैं। तो क्योंकि इनके फेशियल फीचर्स ऐसे होते हैं, आप इस बच्चे की पहले ऑपरेशन के पहले की फोटोग्राफ्स देखिएगा और अभी की देखिएगा, देयर इज ए ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस है दोनों की फोटोग्राफ में। तो ये जो सोशल आइसोलेशन वाली समस्या है, ये केवल बच्चे को नहीं, ये पेरेंट्स को भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि ये बच्चे अलग दिखते हैं दूसरों से और सोशल हमारा एक्सेप्टेंस जो है इन बच्चों का वो कम होता है। सर कितनी सर्जरियाँ होंगी और कितने साल लग जाएंगे टोटल कुछ? इस बच्चे में अभी तो ये नेक्स्ट मंथ मैंने बताया ये इंगली रिलीज करेंगे, ये सर्जरी होगी। उसके बाद फेशियल फीचर्स को ठीक करने के लिए एक सर्जरी 5 से 6 साल की एज पे होगी, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई सर्जरी करने की जरूरत है। एक हमको एक सीटी स्कैन करा के और देखना होगा जब ये बच्चा 1 से 1.5 साल का होगा, वो स्कल का जो एक्सपेंशन है वो मुताबिक हुआ है कि नहीं सर्जरी के बाद, वो देखने के लिए। तो अगर नहीं हुआ है तो शायद एक पीछे से रिलीज करने का एक छोटा सा ऑपरेशन और करना। अभी 9 मंथ का है सर। तो आप किसको कहते हैं नॉर्मल? आप इंटेलिजेंशिया के एस्पेक्ट से बोलते हैं या फिजिकल फॉर्म में बोल रहे हैं? तो फिजिकल फॉर्म में तो ये अभी 5 से 6 साल में हो जाएगा। और इंटेलेक्ट देखिए इस तरह के बच्चों में ये बच्चा तो मतलब मेरे को, हालांकि ऐसा कोई इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं लगा सकते अभी बच्चों के ऊपर, लेकिन अभी जो इस एज के बच्चे करते हैं वो सब कुछ ये इंटेलिजेंटली कर रहा है। लेकिन मैं ये बता दूं कि इस बीमारी में एपर्ट सिंड्रोम में 70% बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट आईक्यू का थोड़ा कम होता है। बट ये जन्म से पहले अगर इस बीमारी इस बच्चे का आईक्यू मेरे को ठीक लगता है। जैसे जैसे बड़ा होगा तो हम इस पे आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं देखने के लिए और नापने के लिए कि इसका इंटेलेक्ट एज के हिसाब से ठीक चल रहा है। दिस डिजीज हैज गॉट नो क्योर, ये बात आप समझ लीजिए। बट हाँ ये कर सकते हैं कि अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी से इसको पहले से पता चल जाए हमको, तो जैसा मैंने बताया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं अगर वो टाइम लिमिट में है तो। और उसके बाद अगर बच्चे की बर्थ होती है तो हम उस बच्चे को इस सोसाइटी में अच्छे से फिट करने के लिए करेक्टिव सर्जरीज कर सकते हैं। पूछ रहा था रेयर केस है ये, मैंने बताया 65,000 से 80,000 लाइफ बर्थ में एक में होता है। और उसके बावजूद भी बहुत सारे केसेस इंडिया में, तो रिमोट एरियाज में, रिमोट प्लेसेस में बहुत सारे केसेस तो डॉक्टर के अटेंशन में आते ही नहीं। तो मेरे ख्याल से हमने कोई ऐसी स्टडी तो नहीं करी, ना सुना हमने कभी। हम जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में थे, क्योंकि वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटअप है अपना, तो वहाँ पर करीब जो केस लोड होता है इस तरह के बच्चों को काफ़ी अच्छा खासा है। हम लोग साल में 1 से 2 केसेस, उस केस ग्रुप में इतने सारे थे तब भी हम साल में 1 से 2 केसेस कर देखते थे ऐसी बीमारी। एनसीआर की आप बात जब करती हैं तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि ये पहला हो। बट हाँ ये है कि मैंने सुना नहीं कि कभी एपर्ट सिंड्रोम का कोई करेक्टिव सर्जरी किसी हॉस्पिटल में। मेरे लिए तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई स्कैन में कहीं कुछ भी एनोमली डिटेक्ट हुई नहीं। तो लेकिन फिर भी जब ये इसका लाइक बर्थ हो गया तो उसके बाद मैंने जो भी करेक्टिव एक्शन थे मैंने स्टडी किए, वो सोचे, और उसमें सुमित सर का बहुत बड़ा रोल रहा कि इनिशिएट इन्होंने किया। क्योंकि मैं एम्स के एपिसोड से फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि इसका क्या होगा, लेकिन यहाँ से जब उम्मीद मुझे मिली है और आगे भी उम्मीद है कि इसके लाइफ को हम बेहतर बना सकेंगे। एज ए पेरेंट मुझसे जितना हो पाएगा करेंगे। लेकिन ऐसे केसेस में जैसा सर ने बताया कि ड्यूरिंग स्कैन भी कुछ अच्छे अल्ट्रासाउंड के जो टेक्नीशियन है वो होने चाहिए ताकि इसको डिटेक्ट किया जा सके। क्योंकि आफ्टर बर्थ पेनफुल तो होता है एक नॉर्मल, और एक ऐसे बच्चों को थोड़ा सा अब जहाँ तक हो सकता है हम उसको अपने हिसाब से अपना जितना एफर्ट है लगाएंगे। सर्जन नहीं कर सकता है, सबको मिलकर काम करना पड़ता है और प्लानिंग बनानी पड़ती है। तो उस प्लानिंग के तहत काफ़ी सारे डॉक्टर्स होते हैं और इसमें एनेस्थीसिया का रोल बहुत ही पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है। क्योंकि इस तरह के छोटे बच्चों में जिसमें कि बेहोशी देना एक स्वयं में पूरा एक अपना टास्क होता है,
और उसके अलावा ट्यूब डालना और उसको मेंटेन रखना ऑपरेशन के दौरान, मॉनिटर करना, ये काम हमारी एनेस्थीसिया टीम ने बखूबी किया है। उसमें से कि डॉक्टर मुकेश, वो इस समय है नहीं यहाँ पे, कहीं बिजी हैं ऑपरेशन थिएटर में, और डॉक्टर मनीष, ये दोनों लोग एनेस्थीसिया, आप इनसे कुछ। बच्चे में एनेस्थीसिया हमेशा मोर चैलेंजिंग देन एडल्ट्स होता है। बच्चा बहुत जल्दी जैसी एनेस्थीसिया आप पहले पीने लगते हैं, डोज रिक्वायरमेंट्स एनेस्थीसिया की डिफरेंट होती हैं किसी भी बड़े से, तो डोज रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट चाइल्ड देखनी पड़ती है। फिर ऐसे बच्चे जिनमें ये सिंड्रोम्स हैं, उनकी अपनी स्पेशल नीड्स होती हैं, उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। एडल्ट बॉडी बड़ी इजीली टेम्परेचर मेंटेन करती है, बच्चे नहीं करते हैं। और हमेशा एनेस्थीसिया में बच्चे बड़ी जल्दी अपनी बॉडी हीट को लूज करते हैं और ठंडे पड़ते जाते हैं। फिर अगर हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम्स है, इनको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है या जन्मजात हृदय विकृति है, छेद है कोई, उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर और वो सारी हार्ट रेट को मेंटेन करना एक अपने आप में चैलेंज होता है। और एनेस्थीसिया को कंटिन्यू करने के लिए जो ट्यूब डाली जाती है, जैसे इस बच्चे में भी पैलेट तलुआ का सबने बताया, तो इन बच्चों के अंदर ट्यूब डालना भी एक अपने आप में चैलेंज होता है। ये वाली सारी चीज़ें इसमें भी थी बच्चे में, जो हमारे हेड डॉक्टर मुकेश ने बताया, वो और हम लोग मिलकर, हमारी भी पूरी टीम ने उसको अंजाम दिया। बिसाइड्स ऐसे एपर्ट सिंड्रोम के बच्चों में बार बार मैंने बताया लंग के इन्फेक्शन होते रहते हैं, खांसी जुकाम होता रहता है, तो वो अभी भी है इस वजह से, क्योंकि वो इसलिए होता रहता है क्योंकि तलुआ होता नहीं है, तो वो सलाइवा लंग में जाता रहता है बार बार, और जो खाना खाते हैं वो भी लंग में कुछ उसके इससे चले जाता है। तो ऐसे में जो ऑपरेशन जब होता है तो वो एनेस्थीसिया में इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो लंग इन्फेक्शन के चलते दवा देनी पड़ती है सर। हर भरसक हेल्प होगी, और इस बात के लिए आप डॉक्टर शिखा, हमारी एमडी जो है, उनसे आप बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी मेडिकल साइंस के हाथ में नहीं है, जैसा कि जितने भी जो बाय बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, तो जनरली हम ये कहते हैं इट्स कॉन्टिनेंट, बट मेडिकल साइंसेज के अंदर डॉक्टर्स की या इंस्टीट्यूशंस की ये एक कोशिश रहती है कि जो भी इस तरह की डिजीज़ है उसको हम कुछ काफ़ी हद तक उसको ठीक कर पाएंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो इस बच्चे के फेशियल फीचर्स थे और जो आज के फीचर्स हैं, देयर इज ए क्वाइट डिफरेंस। तो हम उसको 100% तो नहीं करेक्ट कर पाए, लेकिन येस एक बहुत लार्ज परसेंटेज तक इसको ठीक किया गया है। और दूसरा आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि जो आपसे एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ जो आपके रीडर्स हैं, कि पारस में हमारे पास जो टीम है दैट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास टीम। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि इस तरह की सर्जरीज को करने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। इट इज़ नॉट वन स्पेशलिटी, लाइक न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर साहब खुद हैं, लेकिन इनको सपोर्ट एनेस्थीसिया की भी चाहिए थी, प्लास्टिक सर्जरी की चाहिए थी। सो एक मल्टी डिसिप्लिनरी डॉक्टर्स टीम इज रिक्वायर्ड टू डू सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज। तो पारस के अंदर वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव सच काइंड ऑफ जो इस तरह की टीम अवेलेबल है, तो हम इस तरह की चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। सवाल था नाउ कि कमिंग टू योर अदर पॉइंट, इस कॉस्टिंग क्या है, आई थिंक जो एग्जैक्ट नंबर है आप प्रेस में है, तो आई विल बी शेयरिंग विद यू पोस्ट दिस कॉन्वर्सेशन। आई नीड टू गिव यू एग्जैक्ट नंबर कि किस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में किस तरह की कॉस्टिंग आती है। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके उस वीकर सेक्शन से कोई आता है तो कैसे करते हैं, सी वी ऑलरेडी हैव, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन हैज ए CSR पॉलिसी, तो उसके अंदर एक बड़ा ही देयर इज ए क्राइटेरिया कि हमने किसको किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, क्योंकि इट इज अ वेरी व्हाट यू कॉल इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच। अदरवाइज क्या होता है कि अगर इस तरह की फैसिलिटी का कई बार अब्यूजिव यूज होना शुरू हो जाता है।